अपना चल रहा है वर्ग समीकरण, दूसरा चैप्टर वर्ग समीकरण, जिसमें इसके पहले हम लोग 8 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 9वां प्रश्न पे चलते हैं। आज वर्ग समीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और पढ़ेंगे। तो इसमें 9वां प्रश्न, किसी सम चतुर्भुज का विकर्ण उसके छोटे विकर्ण से 4 सेमी बड़ा है। यदि उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेमी स्क्वायर हो तो उसकी भुजा की लंबाई क्या है। इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो सम चतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं। इसमें बड़ा विकर्ण जो है ना वो छोटे विकर्ण से 4 सेमी बड़ा है। इसका मतलब एक चीज समझ में आ रहा है, अगर हमें छोटे विकर्ण की लंबाई पता चल जाए तो बड़े विकर्ण की लंबाई हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे विकर्ण से कितना बड़ा है बड़ा विकर्ण? 4 सेमी बड़ा है। तो चलते हैं हल पर। माना कि सम चतुर्भुज ABCD के छोटे विकर्ण की लंबाई x सेमी है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया सम चतुर्भुज। सबको सम चतुर्भुज पता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। तो सम चतुर्भुज है ABCD, इसका एक विकर्ण AC है, दूसरा विकर्ण BD है। तो जो छोटा विकर्ण, अब इसमें एक किसी को भी छोटा किसी को बड़ा मान सकते हैं। जैसे इन्होंने BD को छोटा माना है कि BD जो है वह छोटा विकर्ण है। माना कि छोटा विकर्ण BD है और उसकी लंबाई x सेमी है। तो ये BD जो विकर्ण है इसकी लंबाई x सेमी हो गया। तो जो बड़ा विकर्ण AC है उसके बड़े विकर्ण AC की लंबाई, क्वेश्चन में क्या बोला है, छोटे विकर्ण से 4 सेमी बड़ा है। इसका मतलब अगर छोटे विकर्ण की लंबाई x सेमी है तो बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? उससे 4 ज्यादा, 4 बड़ा, 4 अधिक, मतलब x + 4 सेमी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें सम चतुर्भुज का छोटा विकर्ण BD पता चल गया। BD को छोटा माना है। आप चाहे तो AC को छोटा मान लो, BD को बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं है। तो x सेमी, और दूसरा बड़ा वाला विकर्ण जो AC है वो कितना हो गया? x + 4 सेमी। तो दोनों विकर्ण पता चल गए। अब प्रश्न में दिया है कि उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेमी स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल दिया है तो हम जानते हैं सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमें याद होना चाहिए। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। इसका मतलब क्या हुआ? विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल मतलब दोनों विकर्णों की जो लंबाई है उसका गुणा करना है। चलिए मान रखते हैं। सबसे पहले है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ प्रश्न में दिया है कितना? 96। तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल की जगह उसका मान रख दिया 96 बराबर 1/2 गुणे। अब जो दोनों विकर्ण है ना BD और AC, उसका गुणनफल। तो एक विकर्ण की लंबाई कितना? आप चाहे तो यहाँ एक स्टेप बढ़ा दो तो बेस्ट है। आप लिख दो 1/2 गुणे BD गुणे AC, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 1/2 गुणे BD, पहले विकर्ण की लंबाई कितना है? x, फिर गुणनफल मतलब गुणा करना है दूसरे विकर्ण की लंबाई। 1/2 गुणे पहले विकर्ण की लंबाई गुणे दूसरे विकर्ण की लंबाई। अब ये 2 को इस तरफ लेके चले आएंगे क्योंकि भाग इधर आके गुणा हो जाएगा। इधर x का अंदर गुणा कर देंगे तो x का x से गुणा होगा, x का 4 से गुणा होगा, x का x से गुणा होगा x² और x का 4 से गुणा होगा 4x। अब 192 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो x² + 4x है। 192 इधर आके माइनस हो जाएगा, -192, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0।
इस तरीके से हमारा ये वर्ग समीकरण तैयार हो गया। इस वर्ग समीकरण को हम चाहे सूत्र विधि से हल कर लें, चाहे गुणनखंड विधि से हल कर लें। तो ये गुणनखंड विधि से इन्होंने इसको हल किया है। 192 के छोटे छोटे पार्ट, 192 के भाग करेंगे। देखिए ऐसे है, 192 माइनस में है, इधर बीच वाली संख्या कौन है, 4, दो ऐसी संख्या के गुणा करने पे 192, जोड़ने या घटाने पे 4, तो एक हो जाएगा 16, दूसरा हो जाएगा 12। बड़ी संख्या 16 के सामने बीच वाला चिन्ह प्लस लगाएंगे और छोटी संख्या 12 के सामने प्लस और माइनस का गुणा माइनस लगाएंगे। इस तरीके से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4x हट के वहां हो जाएगा प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 इक्वल टू 0। 2 को साथ लेके कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x, तो बचेगा x प्लस 16। यहाँ पे माइनस 12 कॉमन लेंगे तो माइनस 12 का भाग यहाँ, माइनस 12 का भाग यहाँ पे भी x प्लस 16, x प्लस 16 कॉमन, x माइनस 12। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0, प्लस 16 उधर जाके माइनस 16, माइनस 12 उधर जाके प्लस 12। इस तरीके से x के दो मान आपको मिलते हैं, एक माइनस 16, एक 12। लेकिन x आपने माना क्या है, विकर्ण की लंबाई, परंतु विकर्ण की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है। मतलब कोई भी लंबाई हो और ऋणात्मक नहीं होती, चाहे विकर्ण की लंबाई हो चाहे भुजा की लंबाई हो, तो लंबाई ऋणात्मक नहीं होती। इसलिए x का मान -16 नहीं हो सकता है। तो x का मान जब -16 नहीं ले सकते तो इसका मतलब x का सही मान कौन सा है, x का सही मान है 12। तो इसलिए x बराबर हो गया 12। और जब x बराबर 12 हो गया तो हमें BD पता चल जाएगा, BD विकर्ण। ये BD विकर्ण कितना हो जाएगा, BD x है, x मतलब 12, और दूसरा विकर्ण कितना है, x प्लस 4। ये देखिए दूसरा विकर्ण कितना है, x प्लस 4। तो यहाँ x प्लस 4, x का मान 12 रख दिया, 12 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 16। इस तरीके से BD विकर्ण 12 आ गया, AC विकर्ण 16 आ गया। तो उसने प्रश्न में क्या पूछा था, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें तो अभी विकर्ण पता चला है, अभी हमें भुजा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जब विकर्ण पता चल गया तो देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित करने का मतलब हुआ कि एक तो ये समद्विभाजित करेंगे, मतलब पूरा BD जो है वह कितना है, 12 है, तो उसका आधा ये BM हो जाएगा 6। इसी तरीके से पूरा AC आया है 16, देखिए BD 12 है तो उसका आधा है BM 6 हो जाएगा, और AC पूरा है 16 का आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, AM हो जाएगा 8। यहाँ देखिए वही निकाला है, BM बराबर BD बटे 2, हाफ BD लिखो चाहे BD बटा 2 लिखो, वही मतलब हो, 1 बटे 2 BD लिखो चाहे BD बटा 2, तो 6 आ गया। इसी तरीके से ये आपका आ जाएगा कितना, 8। तब यहाँ पे देखिए ये लंब भी होते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में लंब, देखिए यहाँ पे लंब समद्विभाजक, मतलब इनके बीच यहाँ 90 अंश का कोण भी बनता है। अब ये जैसे मैंने ए वाला त्रिभुज लिया है, आप इस वाले त्रिभुज को ले सकते हैं, इसको, क्योंकि चारों त्रिभुज एक जैसे कोई भी ले सकते हैं, सबके बीच 90 अंश का कोण बनता है। तो मैंने ये त्रिभुज लिया, यहाँ पे इसमें ये त्रिभुज लिया, तो आप जरूरी नहीं आप ये भी चारों में से कोई भी एक त्रिभुज ले सकते हैं। यहाँ देखिए 90 अंश है, 6 है, 8 है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप AB का मान निकाल सकते हैं। आगे वही किया, अगर आप देखेंगे आगे आपका पहले AM निकाला है, AM कितना हो गया, AC का आधा 8 सेमी। तब त्रिभुज AMB में कोण AMB 90 अंश है, इसलिए पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस के प्रमेय लगा दिया, और पाइथागोरस के प्रमेय से इन्होंने AB का मान निकाल लिया 10। तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितना पता चल गई, 10 सेमी। इस तरीके से ये 9वां क्वेश्चन था जिसमें समचतुर्भुज की भुजा निकालना था, और समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी पता चल गई, 10 सेमी। आगे बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए, n भुजा वाले किसी समबाहुभुज
अब ध्यान देना, यहाँ समबाहुभुज का मतलब क्या होता है? बहुभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज में, जिस आकृति में, ध्यान से सुनना, बहुभुज मतलब क्या होता है? जिस आकृति में 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं उसे बहुभुज कहते हैं। तो क्या बोला मैंने? जिस आकृति में 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं उसे बहुभुज कहते हैं। अब बहुभुज के बहुत प्रकार हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, ऐसे बहुत सारे बहुभुज हैं। तो जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं उसे बहुभुज कहते हैं। लेकिन वहां एक शब्द आता है समबाहुभुज। तो जहां पे सम लग गया उसका मतलब होता है कि उसकी सारी भुजाएं समान है, उसकी सभी भुजाएं समान है। तो n भुजा वाले किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का माप n स्क्वायर भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण के माप से 50 अंश अधिक है। प्रत्येक बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखिए उसने क्या बोला है कि जो बहुभुज है उसके बहिष्कोण का माप। अब बहिष्कोण का माप और अंतःकोण का माप, ये 2 सूत्र आप नोट आउट कर लीजिए। कभी भी अगर n भुजा वाले, देखिए n भुजा वाले बहुभुज का बहिष्कोण, अब यहाँ एक बहिष्कोण है या कभी कभी बाह्य कोण भी बोल सकते हैं। बहिष्कोण होता है, इसका सूत्र होता है 360 अपॉन, एक काम करता हूँ ऐसे लिखता हूँ, चलेगा, 360 अपॉन n। तो ये बहिष्कोण का, चलिए देखिए अगर n भुजा है तो उसके n भुजा वाले बहुभुज के बहिष्कोण का मान 360 अपॉन n है। अब कोई बोलता है 4 भुजा वाले तो 360 अपॉन 4 हो जाएगा, 5 भुजा वाले 360 अपॉन 5 हो जाएगा, 8 भुजा वाले 360 अपॉन 8 हो जाएगा। केवल n का मान बदलते जाओ, आपको बहिष्कोण मिलता जाएगा। दूसरा है n भुजा वाले बहुभुज, n भुजा वाले बहुभुज का अंतःकोण। अब एक चीज यहाँ थोड़ा मैं गड़बड़ किया हूं, उसको जरा आप बना लेना। ये दोनों जगह बहुभुज नहीं बल्कि समबाहुभुज, इसको जरा बना लेना यहाँ पे कि n भुजा वाले बहुभुज नहीं, n भुजा वाले समबाहुभुज का बहिष्कोण 360 अपॉन n, और n भुजा वाले समबाहुभुज का अंतःकोण हो जाएगा 180 माइनस 360 अपॉन n। ये देखिए ये अंश में, तो ये 2 फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी। अगर n भुजा वाले समबाहुभुज का बहिष्कोण है तो 360 अपॉन n अंश, और n भुजा वाले समबाहुभुज का अंतःकोण निकालना है तो 180 माइनस 360 अपॉन n अंश। तो यहाँ पे हमें तो ये पहला वाला सूत्र लगाना है क्योंकि बहिष्कोण चाहिए। तो यहाँ देखिए n भुजा वाले समबाहुभुज के बहिष्कोण का माप 360 अपॉन n अंश हो गया। तब आते हैं, ठीक है, ये तो फॉर्मूला। अब अगर n की जगह भुजा n स्क्वायर हो, यहाँ देखिए n भुजा वाला समबाहुभुज है और दूसरा है n स्क्वायर भुजा वाला समबाहुभुज। n स्क्वायर भुजा वाले समबाहुभुज के बहिष्कोण का माप कितना होगा? तो जब n भुजा वाला है तो 360 अपॉन n, अगर n स्क्वायर भुजा वाला है तो n की जगह n स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 360 अपॉन n स्क्वायर अंश। ये n भुजा वाले समबाहुभुज के बहिष्कोण का माप हो गया, ये n स्क्वायर भुजा वाले समबाहुभुज के बहिष्कोण का माप हो गया। अब प्रश्न में क्या बोला है कि जो n भुजा वाला बहिष्कोण है, n भुजा वाले समबाहुभुज का बहिष्कोण जो है वो n स्क्वायर
भुजा वाले समबाहुभुज के बहिष्कोण से 50 अंश अधिक है। अधिक है मतलब प्लस। तो यहां देखिए n भुजा वाले समबाहुभुज के बहिष्कोण का माप n स्क्वायर भुजा वाले समबाहुभुज के बहिष्कोण से 50 अंश अधिक है। अधिक है मतलब प्लस। अब यहाँ पे आपका ये संबंध हो गया इनके बीच। अब क्या करेंगे, देखिए इसको 360/n इक्वल टू 360/n स्क्वायर। अंश को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे 50 अंश आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अंश को हटा देते हैं। कब तक हटा देंगे अंश को, जब तक हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तब तक अंश अंश नहीं लिखेंगे, केवल 50 लिखेंगे। ओके, अंश को छोड़ दिया। अब दोनों पक्षों में n स्क्वायर से गुणा करने पर, n स्क्वायर से गुणा करेंगे तो इधर देखिए ये इसमें भी n स्क्वायर का गुणा, इसमें भी, तीनों में n स्क्वायर से गुणा करेंगे। n स्क्वायर से क्यों किया, क्योंकि n और n हमें बटे को हटाना है। तो इसमें सबसे बड़ा वाला कौन सा गुणांक है, n स्क्वायर। अगर n स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा। इसमें भी n स्क्वायर का गुणा, इसमें भी n स्क्वायर का गुणा, इसमें भी n स्क्वायर का गुणा। चलिए सबसे पहले 360/n में n स्क्वायर से गुणा करेंगे। इसमें n स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक n कट जाएगा, एक n बचेगा, 360n हो जाएगा। इसमें n स्क्वायर से गुणा करेंगे, n स्क्वायर कटेगा, 360 आएगा। और 50 में n स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 50 n स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 50 n स्क्वायर। अब नहीं, एक मिनट, ये सही था, हाँ सही था। 50 नहीं आएगा, 5 ही आएगा। क्यों, यहाँ क्या किया, आगे देखिए 10 से भाग देने पर सब में 10 का भाग जा रहा है। तो इसमें भी 10 का भाग, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का भाग। इसमें 10 का भाग देंगे तो 36n, इसमें 10 का भाग देंगे 36, इसमें 10 का भाग देंगे तो 5। फिर ये 36n को बराबर किधर लाएंगे तो 5n स्क्वायर, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -36n प्लस 36, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0। इस तरीके से हमारा वर्ग समीकरण बन जाता है। इस वर्ग समीकरण को हम हल करके इनके मान निकालेंगे। अब वर्ग समीकरण का गुणनखंड विधि से हल करेंगे। कैसे, ये 5 और 36 का गुणा करेंगे, 5 और 36 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 180। और बीच वाला पद कौन सा है, -36। दो ऐसी संख्या गुणा करने पे 180, जोड़ने घटाने पे 36, तो 30 और 6। बड़ी संख्या 30 के सामने बीच वाला चिन्ह माइनस, और छोटी संख्या 6 के सामने माइनस और प्लस का गुणा माइनस। इस तरीके से ये गुणनखंड करना आपको आता है। इसका गुणनखंड करके हम जब इसको हल करते हैं तो n के 2 मान मिलते हैं। एक n का मान 6 मिलेगा, एक n का मान 6/5 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए n आप है क्या, n भुजा की संख्या, लेकिन भुजा की संख्या कभी बटे में या दशमलव में नहीं हो सकती। इसको भाग देंगे तो दशमलव में आएगा। तो ये पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। भुजा हमेशा कैसी रहेगी, पूर्णांक संख्या रहेगी। पूर्णांक में भी धनात्मक पूर्णांक रहेगी, मतलब या तो एक भी भुजा नहीं, बराबर कि नहीं, या एक भुजा या 2 भुजा या 3 भुजा या 4 भुजा या 5 भुजा। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कभी भी पूर्णांक में रहती है, इसलिए 6/5 नहीं ले सकते हैं। n का मान 6/5 नहीं ले सकते हैं, तो n का मान ये वाला गलत हो गया, ये वाला n बराबर 6 जो है वो सही है। n बराबर 6 सही रहेगा। तब पहले समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना है, पहले समबाहुभुज की भुजाएं कितनी है, n, और दूसरे की कितनी है, दूसरे समबाहुभुज की भुजाएं कितनी है, n स्क्वायर। तो पहले समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n मतलब 6 भुजा हो जाएगी, और दूसरे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n स्क्वायर, n का मान 6 रख दिया, 6 का स्क्वायर मतलब 36 भुजा। इसका मतलब समबाहुभुज की एक समबाहुभुज की भुजा 6 है और दूसरे समबाहुभुज की भुजा कितनी है, 36। यही हो जाएगा आंसर।